नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अकाडमिक वार्ता पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने फिरोज शाह तुगलक के विषय में पढ़ा था। तुगलक वंश पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने फिरोज शाह तुगलक के समक्ष जो समस्याएं थीं या उनके जो सुधार कार्य थे, जैसे प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार, कल्याणकारी कार्य, धार्मिक नीति, ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। इसके साथ साथ हम लोगों ने शिक्षा साहित्य, जो फिरोज के कल्याणकारी कार्य थे, या शहरीकरण जो उसने फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार जैसे नगरों को बसाया, उनके विषय में सार्वजनिक निर्माण जो उन्होंने करवाए, मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों, नगर अस्पताल, ये जो भी बनवाए, उनके विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया था। शिक्षा साहित्य के विषय में भी हम लोगों ने देखा, शमसे सिराज अफीफ उसके समय में था, तारीख फिरोज शाही उसने लिखी, बर्नी ने फतवाए जहांदारी और तारीख फिरोज शाही लिखी, और फिरोज शाह तुगलक स्वयं विद्वान था, उसने फुतूहत फिरोज शाही लिखी, जो उसकी आत्मकथा है। इन सभी विषयों को हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सैयद वंश। सैयद वंश ये लगभग इतिहास में 1414 से 1451 तक चलता है, और जो दिल्ली सल्तनत का समस्त राजवंश हैं, उसमें खिलजियों के बाद सैयदों का शासनकाल सबसे कम रहा, अर्थात लगभग ये 37 वर्ष। और सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खां था। देखिए, अगर आपको याद करना है ये सभी राजवंश, तो एक लाइन याद कर लीजिए, जब गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, इस तरीके से हम लोगों ने, देखिए, गुलाब से गुलाम वंश, इसको खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, उसके बाद आप लोधी वंश। तो हम लोगों ने गुलाम वंश पढ़ लिया, खिलजी वंश पढ़ लिया, तुगलकों में हम लोग तुगलक वंश पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक को हमने विस्तार से पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सैयद वंश। उसके बाद अंतिम जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश होगा वो लोधी वंश, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सैयद वंश के विषय में अगर हम लोग बात करें, तो इसका संस्थापक जो था वो खिज्र खां था। संस्थापक जो था खिज्र खां था, और इसमें कुल 4 शासक हुए। सैयद वंश में कुल शासक 4 हुए। सबसे पहले खिज्र खां, जो संस्थापक था। उसके बाद में मुबारक शाह, उसके बाद में मोहम्मद शाह, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अलाउद्दीन आलम शाह। इनकी अगर समय की बात करें, तो खिज्र खां 1414 से 1421 तक रहा। मुबारक शाह की बात करें तो ये 1421 से
1433 तक रहा। उसके बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह के बारे में अगर बात करें तो मोहम्मद शाह 1434 से 43 तक रहा। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह की बात करें तो ये 1443 से 51 तक रहा। ये 4 शासक हमको देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करें खिज्र खां के बारे में। ये जो खिज्र खां था, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण करी थी। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण करी। महत्वपूर्ण ये गद्दी पर बैठा और इसने रैयत आला की उपाधि ग्रहण, रैयत आला इसने कहा अपने आप को। तो इसी बात को नोट कर लेते हैं हम लोग। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण करी थी। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की और इसने अपने आप को रैयत आला कहा। इसने अपने आप को रैयत ए आला कहा। अब रैयत आला क्या होता है? रैयत का अर्थ होता है किसान। रैयतवाड़ी आप पढ़ेंगे जब मॉडर्न में पढ़ेंगे तो रैयत का मतलब होता है किसान। जब हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे किसानों के विषय में, तब पता चलेगा आपको किसान जो होता है एक आम जनता की तरीके से ही होता है, क्योंकि किसानों की जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा होती है। तो इसने अपने आप को रैयत आला कहा। अच्छा, इसने जो शासन किया, शासन तैमूर के वंशज या कह सकते हैं तैमूर के पुत्र जो है शाहरुख के अधीन शासन चलाया इसने। और उसने अपने सिक्कों पर तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया। इसने अपने सिक्कों पर तैमूर एवं उसके पुत्र या वंशज का नाम अंकित करवाया। पुत्र का नाम था शाहरुख। इतना ही नहीं, इसे टैक्स भी भेजता था। जब इसके अधीन शासन करता था तो इसे टैक्स भी भेजता था, टैक्स भी भेजता था। अच्छा, इसके बाद जो शासक हुआ, दूसरा शासक हुआ, वह हुआ मुबारक शाह। ये गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। अब इसमें क्या खासियत है? इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण करी। इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। अपने नाम के सिक्के चलवाए। अपने नाम के सिक्के चलवाए। खुतबा पढ़वाया इसने। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया इसने।
अच्छा, ये महत्वपूर्ण है, इसके शासनकाल के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो यहिया बिन अहमद सरिंदी की पुस्तक है, तारीख है मुबारक शाही। ये बहुत ही किताब पूछी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस किताब को तो आप रट लीजिए। तो इसी लाइन को लिख लीजिए, इसके शासनकाल के विषय में। इसके शासन काल के विषय में विस्तृत जानकारी यहिया बिन अहमद यहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यह बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है, तारीख है मुबारक शाही, किसके शासनकाल में मिलती है? मुबारक शाह के शासनकाल में। और इसके शासनकाल के विषय में पूर्णतः जानकारी नहीं मिलती है, जो विस्तृत जानकारी हमको प्राप्त होती है। अच्छा, मुबारक शाह के बाद में गद्दी पर बैठता है, मुबारक शाह के बाद में गद्दी पर बैठता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है इसके बाद। मोहम्मद शाह जो कमजोर शासक था। उसके बाद गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451। इसी के समय में दिल्ली सल्तनत के शासन की जो बागडोर थी, सैयदों से सैयदों के हाथ से निकल गई। इसी बात को लिख सकते हो। इसी के समय में दिल्ली सल्तनत की बागडोर जो है सैयदों के हाथ से निकल गई और एक नए राजवंश की स्थापना हो गई। वो राजवंश था लोधी वंश। हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे वो होगी लोधी वंश। लोधी वंश में हम लोग देखेंगे, ये दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में जो है अंतिम राजवंश होगा। इसकी स्थापना जो है स्थापना जो है बहलोल लोधी करेंगे। उसके बाद ये प्रथम अफगान राजवंश होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें भाईचारों का सिद्धांत चलेगा, जिसमें तीन भाइयों का हम लोग वर्णन देखेंगे। सबसे पहले बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। उसके बाद सिकंदर लोधी। उसके बाद इब्राहिम लोधी।
इस तरीके से हम लोग लोधी वंश को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसी में हम लोग देखेंगे कि अंतिम शासक जो लोधी वंश का होता है, उसको मुगल शासक बाबर ने 1526 में किस तरीके से पानीपत के युद्ध में पराजित करके भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की। हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे इनके, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, कुछ क्षेत्रीय राजवंश और एक दो क्लास और है, उसके बाद हम लोग फिर प्रवेश कर जाएंगे मुगल। तो जल्दी हम लोग मुगल पढ़ने वाले हैं। मुगल के मुहाने पर ही खड़े हैं, एकदम देखा जाए तो दहलीज पर, गेट पर खड़े हुए हैं। बस एक दो क्लास के बाद हम लोग मुगल पढ़ने वाले हैं। और मुगल क्लास पढ़ेंगे जब हम लोग, बहुत ही आनंद आएगा। क्रमिक रूप से एक एक क्रम से चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पुराने हैं वो क्लास को जरूर देखें। इसी कारणवश हमारी क्लासें बीच में स्थगित हो गई थी, कुछ बड़ी समस्या थी, ये आप समझ सकते हैं, जिसके कारण क्लासें स्थगित हुई थी। अब क्लासें रेगुलर मिलेंगी। जून वाला एग्जाम आप सभी लोग अच्छे से दीजिए, हम आपके साथ हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहीं कुछ डाउट रहता है तो हमारा ईमेल है, जल्दी हम अपना व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।